आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 21वां भाग लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकें जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद हो। पहला प्रश्न है कि भारत के वह मंत्री जी जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उन्हें कितने समय बाद अपने मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो देखिए इसके लिए सही उत्तर है 6 महीने। मतलब कि भारत सरकार का कोई भी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी एक तरह के मंत्री ही हैं। तो कोई भी मंत्री अगर वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तभी भी उसको मंत्री या फिर प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, लेकिन उनको अगले 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होगा। देखिए होता क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का होना जरूरी है, लेकिन नहीं रहने पर भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि 6 महीने बाद आपको उसकी सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो 6 महीने बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगला है कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो ये सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप लोकसभा में देखेंगे तो 80 सीटें हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि कुल मिला के लोकसभा में 550 सीटों में केवल 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं अकेले। बाकी इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जो 27 स्टेट हैं और जो भी यूनियन टेरेटरी हैं 9, उनको जोड़ने के बाद बाकी सीटें पूरा होती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि आपसे कई स्टेटों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जब स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे। जैसे अगर एमपी का एग्जाम हो रहा है तो एमपी की सीट आपसे पूछ ली जाएगी। तो एमपी में 29 सीटें हैं लोकसभा में। तो इस तरह आपको अपने स्टेट का कम से कम पता तो होना ही चाहिए। चलिए कुछ बड़े बड़े स्टेटों का बता देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हमने बता दिया 80, वेस्ट बंगाल 42, इसके साथ तमिलनाडु यहाँ पे है 39, इसके साथ उड़ीसा में कितनी है क्या आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, 21। इसके साथ अगर आप उत्तराखंड का देख लें, यूके, जो कि उत्तर प्रदेश से कट के बना, तो यहाँ पे 5 सीटें हैं। तो सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, यही आपको जानना था। अगला है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? जो मतलब कि कानूनी मामलों में सरकार को अपनी राय देता है, तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं, जो भी भारत सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है, उसमें ये मतलब सरकार को राय देते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। अगला है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? मतलब इस आप देखेंगे कि हमारे यहाँ केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है। तो उस तरह कभी कभी टकराव की कंडीशन आती है। तो इस टकराव को दूर करने के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसका पावर क्या होगा? तो ये है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि किन किन मामलों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा और किन मामलों पे राज्य सरकार का अधिकार होगा। अगला है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है? तो राज्यसभा में आप देखेंगे तो अधिकतम प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, जो कि 31 है। अगर आप लोकसभा में यही देखें तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें थी? 80 सीटें थी। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन लोग होते हैं? अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ये पूछा गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लिखा गया है निर्वाचित, मतलब कि जो मतदान से जीत करके आए होंगे केवल वही लोग। लोकसभा में आप देखेंगे कि 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इसके साथ साथ राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। उसी तरह जो विधानसभा है राज्यों की, यहाँ पर भी कुछ लोगों को कहीं कहीं 1, कहीं 2 या फिर कहीं 1 लोग भी नहीं, इस तरह जो मनोनीत किए जाते हैं, इन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बता दें, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें केवल
जो वो राज्यसभा और लोकसभा है उसी के लोग वोट दे पाते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि एकल संक्रमणीय मतदान का क्या मतलब है। देखिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस तरह से होता है, तो आपको सीधे याद रखना है कि इसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मतदान। यह एक प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा ये होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये सभी विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके मत संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हैं, तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। मतलब कि इसमें एक विशेष तरह की प्रणाली अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल आप देखेंगे कि जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब कि पहले हमारे यहाँ 7 यूनियन टेरिटरी थी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया तो अब हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो हेड होते हैं उनको हम कहते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे 2 या 3, अब जब जम्मू कश्मीर को आप जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएंगे। दिल्ली है और इसके साथ पुदुचेरी हो गया और इसके साथ से J&K। यहाँ पे इन तीनों में एक उपराज्यपाल होता है और इसके साथ साथ एक CM भी होता है। इसके अलावा जो अन्य 6 यूनियन टेरिटरी हैं, इन 3 को छोड़ करके वहाँ पे केवल एक उपराज्यपाल होता है, वहाँ पे कोई CM नहीं होता है। तो कभी कभी पूछा गया है कि मतलब कि आप बताइए कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे CM भी है और उपराज्यपाल भी। तो अभी तो जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, लेकिन जब ये हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, दिल्ली, पांडिचेरी और इसके साथ से जम्मू एंड कश्मीर। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो जो सबसे ज़्यादा है वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये है प्रत्येक 5 साल। मतलब कि आप ये भी देख सकते हैं कि वित्त आयोग 5 साल के लिए होता है। ये मतलब कि किस आर्टिकल के तहत होता है ये भी कई बार पूछा गया है। यह है आर्टिकल 280। टाइम पीरियड है 5 साल। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप है ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इस समिति में कुल मिला के 7 सदस्य थे। देखिए, संविधान सभा 1946 में अपनी पहली बैठक की 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 दिसंबर को एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने भारत के पूरी तरह कानून लागू होने के बाद। तो ये जो संविधान सभा है इसमें कई समितियां बनाई गई। सब समिति का काम अलग अलग था। जैसे किसी का काम था प्रारूप तैयार करना, किसी का और तरह का काम था, तो सबको काम का बंटवारा किया गया था। तो जो प्रारूप समिति थी इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आगे चल के भारत के कानून मंत्री भी बने। अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है। परिसीमन मतलब क्या होता है। तो परिसीमन का मतलब ये होता है कि उसके बॉर्डर का निर्धारण, जैसे कि यहाँ से इतने लोग एक क्षेत्र में हैं, यहाँ के बाद दूसरा क्षेत्र शुरू हो गया, या फिर इसके साथ इन लोगों का मतदान सूची में नाम ऐड कराना, जो लोग मर चुके हैं उनको हटाना, या फिर जिनका डबल हो गया उनको हटाना, ये सब आता है निर्वाचन क्षेत्र के जिम्मे का। और इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनता है जिसमें कि सदस्य होता है चुनाव आयोग के हेड। आगे है कि संविधान सभा के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को। तो यह है भाग 3 में। देखिए, होता क्या है कि आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, जो कि पहले होते थे 7, लेकिन बाद में इनको कर दिया गया 6। तो जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें क्या है कि ये आपको पावर देता है, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है।
किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति छीन सकते हैं, लेकिन कहीं पर और कोई जल्दी छीन नहीं सकता। कहीं पर अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके खिलाफ आप या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा और आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किस कोर्ट में जाएंगे, तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जो जिला पे कोर्ट होते हैं या फिर सीबीआई कोर्ट है, वहाँ पे आप कहीं नहीं जा सकते, आप बस इन्हीं 2 कोर्टों में जा पाएंगे। तो जो मौलिक अधिकार है उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया। और इसको हटाने के पीछे ये कारण था कि जो भी सरकारी प्रोजेक्ट थे लोग उसे चलने नहीं देते थे। तो उस प्रोजेक्टों को जब चलने नहीं देते थे लोग, तो उस प्रोजेक्टों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा करके अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। मतलब कि अगर आपकी संपत्ति है तो ये आपका कानूनी अधिकार है। सरकार जब चाहे इसको ले सकती है, आपको उचित मूल्य देकर, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे का। अगला है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह है 19 का 1 क। देखिए होता क्या है कि सब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है कि आप बोल सकते हैं और आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं बिना किसी हथियार के। तो इसी में जो 19A है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि प्रेस के लिए अलग स्वतंत्रता दिवस है। देखिए यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं? प्रेस के लिए जो फ्रीडम डे मनाया जाता है ये हम कब मनाते हैं, आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई है अब 25, 24 है और एक बड़ा है, यानी कि अब हो गया है कितना, 25। आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन। लेकिन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 108। ये हमने कहाँ से प्रक्रिया लिया है कि हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कि हम बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाने की जरूरत पड़ती है? लोकसभा अलग है जिसमें कि 550 लोग हैं, राज्यसभा अलग है जिसमें कि 250 लोग हैं। तो ये दोनों लोग की मीटिंग अलग अलग होती है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति, और लोकसभा में जो सभापति होते हैं ये होते हैं लोकसभा स्पीकर, यानी कि इनको हम स्पीकर बोलते हैं। तो जब दोनों का अलग अलग अध्यक्ष है, दोनों अलग अलग है, तो फिर दोनों की एक जगह मीटिंग कराने की क्या ज़रूरत है? दोनों के एक जगह मीटिंग कराने को ही हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि होता क्या है कि कोई बिल लोकसभा से तो पास हो जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा में जाके बार बार अटक जाता है तो इस बिल को पास कराने के लिए सरकार एक संयुक्त अधिवेशन बुलाती है। कभी कभी पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, किसको पावर है बुलाने का? तो ये पावर है केवल और केवल प्रेसिडेंट को, केवल प्रेसिडेंट को। ये केवल प्रेसिडेंट बुला सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि भले ही प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, लेकिन इसका हेड कौन होगा, मतलब जो मीटिंग होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा लोकसभा के अध्यक्ष ही। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखनी है, सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत ही आराम से इसको बता रहे हैं। अगला है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जो देखिए संसद में कई तरह की समितियां बनती हैं, तो इसमें जो संयुक्त संसदीय समिति है इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई नई लोकसभा चुन के आती है, जैसे कि अभी 2019 में चुनाव हुआ है या फिर आगे जो भी चुनाव होंगे, तो वहाँ पे जितने लोग चुन करके आएंगे उसमें से एक व्यक्ति को, मान लीजिए यहाँ पे 550 लोगों में से 540 लोग चुन के आ गए, 543 लोग चुन के आ गए, तो इसमें से एक व्यक्ति को, इसी में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, इनको कहेंगे हम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होंगे इनका काम होगा कि ये इसके स्पीकर बन गए लोकसभा के, ये बैठेंगे ऊपर चेयर पे और ये बाकी लोगों को, सभी लोगों को शपथ दिलाएंगे।
इसी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग आएंगे। तो मतलब सभी लोग जो प्रधानमंत्री भी होते हैं ये भी शपथ लेते हैं किस रूप में, तो ये जब संसद में शपथ लेंगे तो ये एक मतलब सदस्य के रूप में ही शपथ लेंगे। ये नहीं कि ये प्रधानमंत्री हैं तो ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनका शपथ ग्रहण होगा तब ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन वो शपथ ग्रहण अलग होता है और ये लोकसभा का शपथ ग्रहण अलग होता है। अगला है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। मतलब कि अगर किसी बिल को लोकसभा ने पास करके भेज दिया है तो राज्यसभा उसमें सिफारिश कर सकती है कि मतलब आप इसमें ये चेंज कर लीजिए। राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती, केवल सिफारिश करने का अधिकार है राज्यसभा को। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है। तो ये है 10वीं अनुसूची। ये कब मतलब संविधान संशोधन किया गया ये भी पूछा जाता है। ये किया गया था 1985 में। देखिए, ये क्या है, जो दल परिवर्तन है इसको हम दल बदल कानून भी कहते हैं। दल बदल कानून, ये दल बदल कानून शुरू से संविधान में नहीं था, इसको शामिल किया गया 1985 में। दरअसल होता क्या था कि कुछ लोग कुछ दूसरे पार्टी में चले जाते थे पैसे लेकर के, तो वहाँ पे आराम से, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, ए और बी, यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, 100 सीटें हैं और इन्होंने जीता है 45, इन्होंने जीत लिया है 55। सरकार तो अब इनकी बननी चाहिए क्योंकि 100 सीटों में से सरकार बनाने के लिए क्या उनकी ज़रूरत है। लेकिन इनमें से केवल 7 लोग पैसे लेकर के इसमें चले आएंगे। जब 7 लोग इसमें आ जाएंगे तो ये हो जाएगा अब कितना, 52, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे अब केवल 48, यानी कि अब सरकार इनकी बनेगी। तो सब पैसे का खेल था। पैसा जो भी जिनके पास, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता था वो बाकी को खरीद लेती थी। तो इसे खरीद फरोख्त को रोकने के लिए, क्योंकि लोगों ने तो जब मतदान किया है तो इसको सरकार बनाने के लिए पार्टी को कहा है, लेकिन ये लोग मतलब कि सेल्फ के, मतलब कि खुद के फायदे के लिए दल बदल लिए। तो इसको रोकने के लिए 1985 में एक संविधान संशोधन किया गया और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। इसको कहते हैं दल बदल कानून। इस दल बदल कानून में ये कहा गया कि किसी भी पार्टी में जाने के लिए कम से कम उनकी संख्या 1/3 होनी जरूरी है। मतलब इसके 1/3, अगर इसका आप 1/3 निकालेंगे तो लगभग 18 या फिर 19 होगा। 18 मान लीजिए, 18 नहीं 19, तो ये 19 होगा, यानी कि कम से कम इसमें से 19 लोग जाएंगे अगर इसमें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 लोग या फिर जैसे 7 लोग चले गए थे, तो जब 7 लोग जाएंगे तो ये 7 लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये 7 लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे तो ये तो 45 ही रहेगा, लेकिन ये फिर से 48 हो जाएंगे क्योंकि ये लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो जब ये 48 हो जाएंगे, ये 45 है, तो फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि सरकार बनाने के लिए क्या उनकी ज़रूरत है। तो इस तरह ये एक कानून लाया गया 1985 में। देखिए, आपसे यही पूछा जाता है कि कब लाया गया, 1985 में। किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। कहते क्या है, दल बदल कानून, और क्या है हमने आपको समझा दिया। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है। नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, इनको कहते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनकी जो शक्तियां हैं और इनके कार्यभार हैं ये अनुच्छेद 149 में बताए गए हैं। इनका काम क्या है कि जो भी सरकार खर्च कर रही है उसको ऑडिट करना, उसको देखना और इसको राष्ट्रपति को सबमिट करना। ये अपना जो ऑडिट करेंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि ये अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं उस रिपोर्ट का, तो इसको संसद में रखवाते हैं। इसको संसद में रखवाते हैं। तो जब संसद में रखा जाता है तभी सभी को पता चल जाता है। जैसे आपने देखा था कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ घोटाले हुए थे, तो ये सब उसमें से कई घोटाले कैग के रिपोर्ट से ही पता चल पाया था। तो ये है कैग और इनका काम है सरकार के जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको ऑडिट करना। अगला है कि भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो ये है प्रधानमंत्री। मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है शासन का, तो प्रधानमंत्री ही है। हालांकि केवल प्रधानमंत्री कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये जानना चाहते हैं रियल में कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो वो होती है कैबिनेट के पास। और कैबिनेट मतलब कि जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका जो पूरा एक ग्रुप है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। क्योंकि
अगर किसी देश से युद्ध करना हुआ या फिर इतने बड़े बड़े जो फैसले होते हैं ये सारे कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही हो पाएंगे। हालांकि अगर इनवाइडली पूछा जाए तो आप प्रधानमंत्री ट्रिक कर सकते हैं। अगला है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में कुल राज्य हैं 28। ये पहले 29 थे और लेकिन अब 28 हो गए हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो राज्य नहीं रहा, अब ये यूनियन टेरेटरी बन चुका है और ये 2 यूनियन टेरेटरी में बढ़ चुका है। यानी कि अगर जम्मू एंड कश्मीर बनने से पहले आप देखेंगे तो 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के टूटने के बाद आप देखेंगे तो फिर से 28 राज्य हो गए। और कितने यूनियन टेरेटरी, तो पहले यूनियन टेरेटरी थी 7, लेकिन अब यूनियन टेरेटरी कितनी हो जाएंगी 9, मतलब कि 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमेंट करके बताइए इस समय, मतलब कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा के सीएम कौन है। उड़ीसा के सीएम कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। या फिर आप अपने स्टेट के सीएम का नाम कमेंट करके बताइए, जिससे हमें आप पता चल सकेगा कि आप कहाँ से हैं। तो आप अपना स्टेट का नाम लिखिए और उसके आगे उस सीएम का नाम लिख के कमेंट करके बताइए, जो भी आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा। तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए, भारत में जो नागरिकता वाला प्रावधान है वो सिंगल है, मतलब कि एकल नागरिकता है। आपको केवल एक नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग मिल गई और इंडिया की नागरिकता अलग मिल गई, तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता आपको मध्य प्रदेश में काम नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर था वहाँ पे नागरिकता संबंधी कुछ विशेष प्रावधान थे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। तो अब आप देखेंगे कि आपको पूरे इंडिया की सिंगल नागरिकता मिलती है। लेकिन अगर आप किसी और देश की नागरिकता को ले लेते हैं तो आपकी जो इंडिया की नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप सिंगल ही ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ जो छोटे छोटे नागरिकता होती हैं, जो मानद नागरिकता होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो केवल एक मानद के तौर पर दी जाती है, तो उससे दिक्कत नहीं है। अगला है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है। तो यह है कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना आया था उसी के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। जो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं इनके लिए प्रशासन कैसे होगा, तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची में बताया गया है। अगला है, लेकिन उससे पहले चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमने मौलिक अधिकार और एक होता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है USSR से, यानी कि रसिया से, और हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत कर लिया। तो ये था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान मतलब पूरी तरह कंप्लीट था। इसको संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आप देखेंगे कि ये मतलब कि 2 महीने का गैप क्यों रखा गया। तो ये 2 महीने का गैप रखने के पीछे कारण ये था कि हमने लगभग 20 साल पहले यानी 1930 के करीब एक बार 26 जनवरी को मना लिया था अपना स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस। तो इसीलिए हमने फिर से 26 जनवरी का वेट किया और ये 1950 को पूरी तरह लागू हो गया। कई बार पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। अगला है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो यह है 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म आया था 1919 में, और यहीं पे आंशिक सरकार की स्थापना शुरू की गई। 2 रिफॉर्म पूछे जाते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और इसके अलावा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। तो ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। अगला है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको। तो ये है भारत के संविधान के तीसरे भाग को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तीसरे भाग में वही मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताया गया है जो हमने लिया है अमेरिका से।
अगला है कि विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये है 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो 1919 हमने अभी आपको बताया, 1909 मतलब कि मार्ले मिंटो, यहाँ पे देखिए 1909 मतलब कि मार्ले मिंटो, 1919 मतलब कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये दो रिफॉर्म कई बार पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये थे सुकुमार सेन। जो चुनाव आयुक्त मतलब कि जो चुनाव कराते हैं वो सुकुमार सेन थे। और ये पहले एक ही व्यक्ति हुआ करता था जब हमने शुरू किया चुनाव कराना। तो पहला चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो ये बाद में 2 किए गए और जो 1989 आया यहाँ पे 3 व्यक्तियों को बना दिया गया, जिसमें से एक हेड होते हैं, 2 लोग उनके नीचे काम करते हैं। इनको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और इन दोनों लोगों को चुनाव आयुक्त कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच की बात की गई है। तो भारत भले ही आज़ाद था लेकिन ये एक डोमिनियन स्टेट था, क्योंकि यहाँ पे संविधान नहीं बना था। हमने जो भी कानून उस समय पालन कर रहे थे वो 1935 में जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा वही चल रहे थे, कुछ नए कानून भी उसमें जोड़े गए थे। तो एक डोमिनियन स्टेट था ब्रिटिश के अंतर्गत। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह लागू कर दिया गया संविधान, तो हम पूरी तरह गणतंत्र हो गए। अगला है कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर आपको कोई विदेश से सम्मान मिलता है तो आपको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो यह है जोधपुर में, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ पे है, तो जो मतलब अदर स्टेट के लोग हैं उनको लगेगा कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, तो ये लखनऊ में होगा, लेकिन लखनऊ में नहीं है, ये है इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज में। हालांकि इसकी खंडपीठ है लखनऊ में, लेकिन इलाहाबाद और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो उच्च न्यायालय है शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। तो ये है 44वां संशोधन। हमने अभी आपको बताया, इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा लिया गया और ये किया गया 1978 में। अगला है कि संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उसको स्वीकृति ना दे दे। तो ये है 6 सप्ताह। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि संसद साल भर में कितने बार चलता है, तो लगभग 2 बार, 6 महीने पे चलता है। लेकिन अगर संसद चल के बंद हो चुका है और इस समय संसद अब अगले 2-3 महीने बाद चलने वाला है और उस समय किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उस तरह के मुद्दे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, मतलब सिंगल आदेश, एक सिंगल आदेश जारी होगा और वो कानून बन जाएगा। ये जो सिंगल आदेश है ये संविधान संशोधन पे आप जारी नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन को छोड़ करके बाकी जो भी छोटे मोटे मामले होते हैं वहाँ पे एक कानून बनाने के लिए एक आदेश जारी होगा और ये आदेश ही बस एक कानून होगा। ये कब तक लागू रहेगा, जब तक कि संसद शुरू ना हो जाए। जब संसद शुरू होगी तो इस संसद में इस अध्यादेश को, इस आदेश को पारित करवाना पड़ेगा। अगर ये पारित नहीं होता है या फिर नहीं कराया जाता है तो उसके 6 सप्ताह के बाद ये ऑटोमेटिक ख़त्म मान लिया जाएगा। अगर पारित करा दिया जाता है तो ये फिर से हमेशा के लिए एक कानून बन जाता है। अगला है कि भारत की सर्वोच्च विधि क्या है। सर्वोच्च विधि तो ये है संविधान, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पावर है संविधान के पास। अगला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह है 39A में, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अगला है कि भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन विधि के किस संघ की प्रेरणा पर आधारित है। यह है कनाडा। मतलब कि जैसे कि कनाडा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है, उसी तरह इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें आगे के पार्ट लाने चाहिए या फिर नहीं। इस तरह के ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।